नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो चुका था। तो ऐसा युग या ऐसा काल जिसमें पाषाण उपकरणों के साथ साथ धातुओं के उपकरण भी प्रचलन में आ गए थे, उसे ताम्र पाषाणिक काल कहा जाता है। सबसे पहले जिस धातु का मनुष्य ने उपयोग किया वह थी तांबा। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। ताम्र पाषाणिक युग को प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा कालिक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद हड़प्पा सभ्यता ही प्रकाश में आई और हड़प्पा सभ्यता के लिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति ने पृष्ठभूमि तैयार की। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला ताम्रयुग, कांसायुग और तीसरा है लोहयुग, जब लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले ताम्र या तांबे धातु का प्रयोग प्रारंभ किया मनुष्य ने। भारत में इनकी बस्तियां, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बस्तियां भारत भर में पाई गई हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सभी स्थानों पर पाई गई हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की सबसे प्राचीनतम अवशेष जो मिलते हैं वो है कायथा। कायथा संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम स्थान है कायथा, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज BS ने की थी। BS वकरणाकर ने की थी। ये जैसे कि पहले बताया, ये प्राचीनतम संस्कृति थी ताम्र युग की। इसके बाद इसके जो अगले चरण मिलते हैं वो है आहा संस्कृति, मालवा संस्कृति, ये जिसे जोरवे संस्कृति कहते हैं। ये दूसरे राज्यों में पनपी। कायथा नामक स्थल जो है ये उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन के समीप है और ये काली सिंधु नदी की घाटी में है। काली सिंधु नदी घाटी में। काली सिंधु की नदी घाटी में है और ये मालवा क्षेत्र में पड़ती है। इस संस्कृति की, क्योंकि उस समय ताम्र युग प्रारंभ हुआ था तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध तो नहीं है, परंतु फिर भी लाल रंग के चित्रित वाहन, लाल रंग के अनुकरण वाहन, भूरे रंग के लेप और बैंगनी रंग के चित्रित पात्र इस संस्कृति के विशिष्ट पात्र हैं। इसका अगला चरण यानी कि कायथा संस्कृति का सेकंड चरण हमें राजस्थान में राजस्थान की संस्कृति में देखने को मिलता है, जिसको आहार या बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है।
बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये संस्कृति उदयपुर के समीप स्थित है और उदयपुर के समीप स्थित है और क्योंकि यह बनास नदी घाटी में स्थित है इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसकी अन्य स्थलों में गिरलुंद एक स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल एक गिरलुंद है। आहड़ संस्कृति में मिट्टी के और पत्थरों के मकान बने हुए हैं, परंतु गिरलुंद ऐसा स्थान है जहां पक्की ईंटों के मकान बने हुए हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है मकान बनाने में। अन्य किसी भी ताम्र पाषाणिक काल की संस्कृति में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ पर तांबा विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था और तांबे के अधिक उपलब्धता के कारण ही गिरलुंद को यानी कि इस स्थल को तांबावती यानी कि तांबे वाली जगह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मालवा नावदा टोली संस्कृति आती है जो इसका तीसरा चरण है। कायथा का तीसरा चरण मालवा नावदा टोली स्थल हैं जो इसके तीसरे चरण के रूप में जाने जाते हैं। इनका उत्खनन जो एच.डी. संकाले इतिहासकार थे उन्होंने किया था और ये खारगोन मध्य प्रदेश के नवदा-टोली और महेश्वर नामक पूरा स्थलों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर नवदा-टोली ग्रामीण परिवेश का नगर स्थल था, संस्कृति थी, और जबकि नागदा और एरण दुर्गीकृत नगर जैसे दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं जोरबे या नेवासा संस्कृति जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में थी और ये राजस्थान में थी। अब जो महाराष्ट्र की संस्कृति है वो है जोरबे अभी बताते हैं। जोरबे ओब्लिक नेवासा संस्कृति, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति है ताम्र पाषाण के युग की। इसके महत्वपूर्ण नगर दैमाबाद और इनाम गांव हैं। इस संस्कृति के दैमाबाद और इनाम गांव। इनाम गांव इस संस्कृति का सबसे बड़ा नगर इनाम गांव है और ये ऐसा नगर है जो हम देख सकते हैं कि जो हड़प्पा काल में नगर बसाए गए थे उसकी प्रतिकृति इस नगर से मिलती है, क्योंकि इसके चारों तरफ दीवार है और दीवार के बाहरली तरफ खाई बनाई गई है। ये एक ऐसा नगर है। हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ इसी तरह के नगर हमें दिखाई देते हैं। और
यहाँ पर हाथ से बने टोंटी वाले पात्र, लाल रंग के लेप वाले पात्र जोरबे संस्कृति के विशेष पात्र हैं। दैमाबाद से जो एक महत्वपूर्ण स्थल था इसका, हमें ताम्र निर्मित यानी कि तांबे से बने हुए गैंडा, हाथी, भैंसा बैलगाड़ी, गाड़ी मिलते हैं। यहाँ की विशिष्ट रचनाएं हैं ये, और बैलगाड़ी पर मनुष्य सवार है। और इसमें जो है इनाम गांव में एक बहुत बड़ा मकान मिला है जो आयताकार है, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं, बीच में आंगन है। ऐसे मकान हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी मिलते हैं, और ये माना जाता है कि ये मकान जो है गांव के मुखिया का था, जहां पर वो राजस्व इकट्ठा करके उन कमरों में रखता था। दैमाबाद में हमें बहुत बड़ी संख्या में कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति होती है, और इनाम गांव यह है मुखिया का घर। यहाँ पे मुखिया का घर हम इसे कह सकते हैं, वो मिला है। और सबसे बड़ा नगर दैमाबाद। वैसे ये दोनों ही नगरीकरण का स्तर प्राप्त कर चुके थे, दैमाबाद भी और इनाम गांव भी। दैमाबाद में अनेक कब्रें भी पाई गई हैं। अब ताम्र पाषाणिक युग में, क्योंकि मनुष्य धातु के द्वारा अगर खेती करता है तो वो अधिक उपज पैदा कर सकता है, यानी कि अधिशेष की प्राप्ति उसे होती है। अधिशेष की प्राप्ति से और जुए के आविष्कार से, हल के आविष्कार से, नाव के आविष्कार से, विनिमय के आविष्कार से मानव जीवन में बहुत परिवर्तन आया। उस परिवर्तन के फलस्वरूप बड़े नगरों का निर्माण संभव हो सका, जो हड़प्पा सभ्यता के लिए आवश्यक था। इसके साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति की भावना उत्पन्न हुई, और राजस्व के लिए अतिरिक्त अनाज पैदा हुआ। इसके बाद लोहे के प्रयोग ने तो हड़प्पा सभ्यता के लिए ही विशेष महत्व कर दिया था, क्योंकि उसके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में अनाज पैदा किया जा सकता था। लोहे के मुकाबले तांबा मुलायम धातु है, इसीलिए वो अधिक गहराई तक जाने में असमर्थ है, जबकि लोहे के फाल से खेती करने में बहुत सुविधा हुई और अधिक उपज पैदा करने में सहायता मिली। ताम्र पाषाणिक युग में धार्मिक जीवन प्रारंभ हो चुका था। उस समय मातृ देवी संप्रदाय प्रमुख था, और इनाम गांव से मातृ देवी की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली हैं। मातृ देवी पुतलियों की पूजा होती थी, और वृषभ की मूर्ति मिली हैं। मातृ देवी और पुतलियां पूजी जाती थी। पुतलियां और वृषभ, इनकी उस समय पूजा होती थी। विभिन्न अवसर पर पूजा होती होगी। इसके अलावा विभिन्न नारियों की प्रतिमाएं मिलती हैं। इसके अलावा इनाम गांव से ऐसा माना जाता है कि गणेश की प्रतिमा भी मिली है।
हालांकि उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है। शव संस्कार विधि प्रचलन हो चुका था। शव संस्कार का प्रचलन हो चुका था, शवों को दबाया जाता था और उसके साथ कुछ आवश्यक वस्तुएं जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक थी वे भी दबाई जाती थी। गणेश्वर जमाओ को 2800 से 2200 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है और इसे सुविकसित हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के गुणों वाला स्थान माना जाता है। इसके अलावा अधिशेष के उत्पादन से कबायली जीवन से राज्य की ओर विकास का क्रम चलना प्रारंभ हो गया था। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो धातु का प्रयोग बढ़ा, जैसे कि हमने अभी कहा कि लोहे के प्रयोग से जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। लोहे के औजार हमें सबसे महत्वपूर्ण जो मिला है वह अंतरजी खेड़ा। यहां से लोहे की दराती मिली है। इसके अलावा हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, ऐछित, मथुरा, रोपड़, नोह, जखेड़ा, नागदा, एरण, पांडु, यहां से लोहे के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी युग में लिपि, कला, व्यापारी और पुरोहित का भी उदय हुआ होगा, क्योंकि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा था इनका जीवन में स्थान बनता चला गया। इसके अलावा ये हम मान सकते हैं कि राज्य की ओर जैसे जैसे कदम बढ़ रहा था कोई ना कोई ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की होगी जो लोगों के विवाद को सुलझा सके। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति ने ही हड़प्पा सभ्यता के लिए, जो एक नगरीय सभ्यता थी, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की। और इसके जो ग्रामीण अंचल थे, ग्रामीण सभ्यता थी, इन्होंने ही बाद में आकर शायद हड़प्पा सभ्यता के लिए नगरीकरण प्राप्त किया। और हड़प्पा सभ्यता का उद्भव इन्हीं संस्कृतियों से हुआ।